48 दिन जंग के और एक बहुत ही फ्रेजाइल सीज़फायर के 9 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। कायदे से तो ये सीज़फायर है ही नहीं, क्योंकि रोज़ाना इसराइल लेबनान पर हमले कर रहा है। 15 अप्रैल को ही इसराइल के आर्मी चीफ ने कहा कि हम हिज़्बुल्लाह और ईरान पर हमले बंद नहीं करेंगे, क्योंकि ईरान इस समय सबसे कमज़ोर स्थिति में है। फ़िलहाल ईरान पर हमले तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन लेबनान पर हो रहे हैं। 34 बरसों में पहली बार लेबनान और इसराइल के नेता एक दूसरे से मिलने वाले हैं। सीज़ फायर की सीधी बात होगी। हिज़्बुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने इसका खुलकर विरोध किया है, क्योंकि इसराइल ने एक ही शर्त रखी है, जब तक हिज़्बुल्लाह हथियार नहीं डालेगा हम सीज़ फायर नहीं करेंगे। जबकि इसराइल ने बाकायदा लेबनान की ज़मीन पर कई किलोमीटर अंदर तक बफर ज़ोन बना लिया है और 15 मील तक ये बफर ज़ोन बनाने का, उसको बढ़ाने का प्रस्ताव भी इसराइलियों ने रखा हुआ है अपने टेबल पर। बफर ज़ोन के बाद आप जानते ही हैं कि इसराइल वहाँ सेटलमेंट्स बना देता है और फिर उनकी रक्षा के लिए अगला बफर ज़ोन तैयार किया जाता है। खैर, एक फ्रंट पर हमले और दूसरे फ्रंट पर बातचीत। लेबनान की बात हुई, पर ईरान, पाकिस्तान और अमेरिका के बीच पिछले दिनों जो हलचल हुई है, उससे तो लगता है कि एक परमानेंट सीज़फायर पर एक समझ बन रही है, या जो अस्थायी 2 हफ्ते का सीज़फायर ख़त्म हो रहा है उसके आगे की तैयारी की जा रही है। दोनों सिचुएशन हमको बनती नज़र आ रही है। तो क्या क्या हुआ है पिछले दिनों वो देखिए। यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद अल नहयान चीन गए। कल ही उन्होंने अपनी विजिट कंक्लूड की वहाँ पे बीजिंग में। फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कल सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिले। फिर वो कतर के लिए निकले और कतर के अमीर से मिलकर वो जाएंगे तुर्की अर्दवान से मिलने। उसके अलावा 15 अप्रैल को ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान पहुंच गए। वहां एयरपोर्ट पर अब्बास अराक्ची ने उनका स्वागत किया। अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान तीनों देशों ने कहा है कि बातचीत होने वाली है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता और पाकिस्तान के कुछ अधिकारियों ने इसकी तस्दीक की है, पुष्टि की है। खुद ट्रंप ने भी कहा है कि बातचीत होने की संभावना है और बहुत मुमकिन है कि बात इस्लामाबाद में ही हो। ट्रंप ने बुधवार शाम को कहा था कि अगले 48 घंटे बहुत अमेजिंग होंगे। अब ट्रंप की डिक्शनरी में अमेजिंग के क्या मायने हैं वही जाने। हम ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ तो बातचीत के पूरे संकेत मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सैनिकों की तैनाती भी की जा रही है। ट्रंप ने इस संभावित बातचीत के ऐन पहले 10,000 अमेरिकी सैनिकों को मिडिल ईस्ट भेजने का फैसला लिया है। वहीं 2 दिन पहले 13,000 पाकिस्तानी सैनिक 12-13 फाइटर जेट के साथ सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज एयर बेस पहुंच चुके हैं। यानी एक तरफ बातचीत का माहौल है और दूसरी तरफ जंग की पूरी तैयारी। अमेरिकी संसद में भी जंग का मुद्दा छाया हुआ है। बर्नी सैंडर्स ने सीनेट में प्रस्ताव पेश किया है कि अमेरिका हर बरस इसराइल को जो मिलिट्री एड और हथियार की सप्लाई देता है उस पर रोक लगनी चाहिए। सैंडर्स ने प्रस्ताव पेश किया, लेकिन वो फेल हो गया। उसकी सीधी वजह थी रिपब्लिकन सांसदों की मेजॉरिटी। सैंडर्स ने मुख्य रूप से कहा था कि इसराइल को 1000 पाउंड वाले बम और बुलडोज़र नहीं दिए जाने चाहिए, उनकी फंडिंग काटनी चाहिए, क्योंकि इन बुलडोज़र्स का इस्तेमाल इसराइल जो है वो वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनियों की संपत्ति को नष्ट करने में, उसको नुकसान पहुंचाने में करता है। बुलडोज़र जस्टिस पर वहाँ भी सवाल उठ रहे हैं। भले ही सैंडर्स का ये प्रस्ताव पास नहीं हो पाया है, लेकिन अमेरिका में इस समय इसराइल के ख़िलाफ़ माहौल एकदम पीक पर है। इतिहास में उसके प्रति इतना समर्थन कभी नहीं घटा था अमेरिका में जितना इस समय घटा है। अमेरिकी अखबारों ने बताया है कि ईरान पर हमले का प्रस्ताव नेतन्याहू ने बुश और ओबामा को भी दिया था, लेकिन ट्रंप इसलिए राज़ी हुए क्योंकि ट्रंप की ईरान पर हमले की खुद भी मंशा थी। ट्रंप का ये आखिरी टर्म है। खुद रिपब्लिकन धड़े में ईरान के प्रति जो समर्थन है वो घट रहा है। नेतन्याहू को भी पता है कि ये उनका आखिरी मौका है। वो जितना ईरान को कमज़ोर कर सकते हैं करेंगे, क्योंकि अगली बार अगर कोई रिपब्लिकन भी राष्ट्रपति बना तो शायद ही इस तरह का मौका फिर मिले। जेडी वैंस और मार्को रूबियो को अमूमन ट्रंप का सक्सेसर बता दिया जाता है, इनका नाम लिया जाता है, पर सनद रहे इन दोनों ने भी नेतन्याहू के ईरान पर हमले के प्रस्ताव को बकवास कहकर रिजेक्ट किया था। यानी दिक्कत इसराइल के लिए शुरू हो चुकी है। गज़ा वॉर की वजह से उसने यूरोपीय देश का जो समर्थन है वो खो चुका है पहले ही इसराइल। ईरान वॉर की वजह से ये समर्थन और कम हुआ है। इसी हफ्ते इटली ने डिफेंस पैक्ट सस्पेंड कर दिया उसके साथ।
यूरोप में इकलौते इसराइल की जो कट्टर समर्थक थे विक्टर ओरबान, वो भी हार गए हैं। ऐसे में नेतन्याहू फ्रस्ट्रेटेड हैं, लेबनान पर हमले नहीं रोक रहे हैं। अमेरिका में इसराइल और लेबनान के राजदूत बैठे थे, तब भी नेतन्याहू का आदेश था कि हिजबुल्लाह के खात्मे की शर्त पर ही अड़े रहना। 21 अप्रैल को अस्थायी सीज़फायर ख़त्म होगा। ट्रंप ने दूसरे राउंड की बातचीत से पहले माहौल बनाने की कोशिश की है, पर इस बार उनके फैसले में डर साफ समझ आ रहा है। मिडिल ईस्ट में उन्होंने जॉर्ज बुश एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने का फैसला लिया था। भूमध्य सागर के रास्ते लाल सागर में एंट्री लेनी थी इस एयरक्राफ्ट कैरियर को, लेकिन उसने रास्ता ही बदल दिया। जानकारों ने कहा कि लाल सागर से होकर अगर ये कैरियर आता, एयरक्राफ्ट कैरियर आता, तो बाबल मंदब पर हूती उनका स्वागत कर सकते थे। इसलिए पूरा अफ्रीका का चक्कर काटकर ये एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है। फोर्ब्स ने भी अपनी खबर में हूतियों का डर इसकी एक वजह बताई है। डर अमेरिका को भी होगा और ईरान को भी। ट्रंप को जीत के साथ लौटना है, ईरान के लिए सरवाइव करना ही जीत होगी, जिसमें वो अब तक कामयाब होता दिख रहा है। अमेरिका का कहना है कि वो दूसरे राउंड की बातचीत को लेकर आशावादी है। ईरानी 2 बार धोखा खाने के बाद भी बात कर रहे हैं। पाकिस्तानियों की शाख दांव पर है, पर अगर बातचीत सफल रही और ईरान से प्रतिबंध हटे तो ईरान अपने ऑयल और गैस बेचकर बहुत अमीर बन सकता है और भविष्य में इसका फ़ायदा पाकिस्तान को भी हो सकता है। पर यह सब डिपेंड करता है दूसरे राउंड की बातचीत की सफलता पर। क्या होगा इसमें, आज के शो में इसी बात का पता लगाएंगे और साथ में जानेंगे ईरान वॉर से जुड़े हुए दूसरे अपडेट्स। नमस्कार, स्वीकार कीजिए साजिद का। आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। 12 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत हुई थी। बातचीत असफल रही। जेडी वैंस ने कहा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत अटक गई थी। क्या बात अटकी, उन्होंने ये नहीं बताया। अब अमेरिकी अखबारों ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि 2 बिंदुओं पर मुख्य रूप से बातचीत रुकी थी और आज ही यानी 16 अप्रैल को अल जजीरा ने लिखा है कि पाकिस्तान 3 बिंदुओं को हल करवाना चाहता है दोनों के बीच में। पहले अमेरिकी अखबार की बात करते हैं, अमेरिकी मीडिया की बात करते हैं। उनके मुताबिक पिछली मीटिंग में हॉर्मुज के कंट्रोल और न्यूक्लियर एनरिचमेंट पर बात रुकी थी। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि यूरेनियम एनरिचमेंट पर 20 साल की पाबंदी अमेरिका चाह रहा था। ईरान 5 साल के लिए राजी हो गया था। दोनों अड़े रहे, इसलिए बात असफल हुई। अब जानकार कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों ने इस पर कोई बीच का रास्ता निकाल लिया है और इसी की पेशकश करने आसिम मुनीर कल तेहरान गए हैं। हमें लगता है कि शायद एनरिचमेंट की जो समय सीमा है 20 साल से कुछ कम और 5 साल से कुछ बढ़ाई गई होगी। फिर ये भी तय किया जाना था कि ये एनरिचमेंट ईरान में होगा या किसी दूसरे देश में। इस पर बात आगे पता चलेगी। एक बिंदु 450 किलोग्राम यूरेनियम का भी है जो 60% तक शुद्ध है। ये ईरान के पास है और किसी न्यूक्लियर साइट्स में छुपा हुआ है फिलहाल। अमेरिका ने पिछली मीटिंग में कहा था कि इसको ईरान नहीं रख सकता है। अब रूस ने इसको अपने पास रखने का और इसका रख रखाव करने की पेशकश की है। देखना होगा कि ईरान और अमेरिका इसके लिए राज़ी होते हैं या नहीं। अगर ईरान इसे रूस के हवाले नहीं करता है तो शायद अमेरिका के हवाले भी ना करे। अगर किसी थर्ड पार्टी को ये नहीं दिया जाता तो इसे प्राकृतिक रूप में बदलना या इसके एनरिचमेंट की जो दर है उसे घटाकर 3.67% तक लाने का ऑप्शन भी है। जितना एनरिचमेंट का अधिकार ओबामा वाली डील में दिया गया था ईरान को, ये 3.67 का ही उस वक्त अधिकार मिला था। इतना एनरिच कर सकता था ईरान यूरेनियम को, वो ओबामा की डील में मिला था। 60% एनरिच यूरेनियम आप जानते हैं कि परमाणु बम बनाने के योग्य नहीं है, लेकिन वो ख़तरनाक ज़रूर है। वैसे भी ईरान ने जो 60% तक एनरिचमेंट किया था वो बम बनाने के लिए नहीं किया था, बल्कि बारगेनिंग के लिए किया था। ईरान ने एनरिचमेंट का लेवल कब बढ़ाया उसकी टाइमलाइन भी आपको जाननी चाहिए। 2018 में अमेरिका इस न्यूक्लियर डील से बाहर हो गया था और ट्रंप ने कई सारे भारी भरकम प्रतिबंध ईरान पर लगा दिए थे, जिससे उसकी कमाई रुक गई, धंधे चौपट हो गए। आलम यह था कि हॉस्पिटल की मशीन्स जो होती हैं वो भी ईरान नहीं ले पा रहा था इन प्रतिबंधों के चलते। ईरान आज़ाद था, अब वो समझौते में तो नहीं था। वो चाहता तो उसी साल एनरिचमेंट बढ़ा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। फिर 2021 का साल आया। इस बरस इसराइल ने नतांज वाली न्यूक्लियर साइट्स पर, ईरान के नतांज वाले जो न्यूक्लियर साइट्स है उस पर किया साइबर अटैक
और इसमें ईरान के सेंट्रीफ्यूज को भारी नुकसान हुआ जिससे एनरिचमेंट किया जाता था। उस हमले के पहले तक भी ईरान ने एनरिचमेंट की जो दर थी वो नहीं बढ़ाई थी, पर इस हमले की प्रतिक्रिया के रूप में उसने ऐसा किया और यूरेनियम को 60% तक एनरिच किया। ईरान ने इसे उस पर हुए हमले की प्रतिक्रिया बताया और उसके कई अधिकारियों ने कहा कि हम भविष्य में नेगोशिएशन करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हमने इतना एनरिचमेंट किया है। अब जानकार कहते हैं कि जो 450 किलोग्राम यूरेनियम वाला जो मसला है वो ईरान की तरफ से आसानी से सुलझ सकता है। अगर अमेरिका भी राज़ी हो गया तो रूस को भी दिए जाने का ऑप्शन आसानी से इस पर भी गौर किया जा सकता है, विचार किया जा सकता है। जैसे भी रूस ईरान को बहुत न्यूक्लियर कॉपरेशन देता है। 14 अप्रैल के राजदूत में हमने इस पर विस्तार से बात की है। अगर आपको वाला एपिसोड देखना है तो लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये हुआ न्यूक्लियर प्रोग्राम वाला मुद्दा। पाकिस्तान होपफुल है, पर कुछ देर पहले ही ईरान के अधिकारी ने कहा कि फंडामेंटल डिफरेंसेस अभी भी कायम हैं, वो ख़त्म नहीं हुए हैं दोनों पार्टियों के बीच। न्यूक्लियर प्रोग्राम के अलावा एक मुद्दा हॉर्मुज़ के कंट्रोल का भी है। डबल ब्लॉकेड लगा हुआ है। हमने पुराने राजदूत के एपिसोड में इस बात का भी जिक्र किया है कि ईरान ने चीन को भी टारगेट करने के लिए ये ब्लॉकेड लगाया था, पर चीन ने लाल आंखें दिखा दी तो ट्रंप के तेवर अब शांत हो गए हैं। वो लाल आंखें दिखा देते हैं और उसकी रील भी नहीं कटवाते, पोस्ट नहीं करते। ट्रंप ने 15 अप्रैल को ट्रुथ सोशल पर लिखा कि मैं चीन के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल रहा हूँ, जबकि उनके ब्लॉकेड के बावजूद ही चीन अपने जहाज़ वहाँ धड़ल्ले से लेके जा रहा था बिना डर के। कल ही अमेरिका के वित्त मंत्री ने कहा था कि हम चीन के जहाज़ इस रास्ते पर रोकेंगे, और कल ही चाइना का रिएक्शन आया था। उसने कहा था कि अगर हमारे जहाज़ रोके गए तो सही नहीं होगा, और आज उनके बॉस का पोस्ट आ गया है, यानी ट्रंप का पोस्ट आ गया है और चीन के लिए सभी पाबंदी हटा दी गई है। वहीं भारत में कल एक तेल से भरा ईरानी टैंकर खड़ा रहा, लेकिन तेल लेने वाला कोई नहीं था। वजह सब जानते हैं ऐसा क्यों हुआ। खैर, ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल के इस पोस्ट में आगे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की थोड़ी ईगो मसाज भी की है। लगता है ज़्यादा ही डर गए थे वो। लिखा है कि जब मैं चीन जाऊंगा तो प्रेसिडेंट शी मुझे बिग फैट हग भी देंगे। बिग ब्यूटीफुल बिल के बाद अब बिग फैट हग भी आ गया है। हर चीज़ बिग चाहिए ट्रंप को। यहाँ से भी वो बिग विन ही चाहते हैं, बिग विक्ट्री ही चाहते हैं, लेकिन ईरान हासिल नहीं करने दे रहा है। यहाँ घरेलू मोर्चे पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस हैं। उसके पहले बर्नी सैंडर्स इसराइल को दी जाने वाली फंडिंग और हथियार की सप्लाई को रोकने के लिए प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन जैसा हमने शुरू में बताया कि वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। इसराइल का बिना अमेरिका के समर्थन के अकेले लड़ना बहुत मुश्किल है। जानकार कहते हैं कि वो अकेला सभी मोर्चों पर एक साथ नहीं लड़ सकता। गज़ा वॉर के दौरान भी हमास और हिजबुल्लाह से लड़ने के लिए जो बाइडन ने अरबों डॉलर की मदद दी थी इसराइल को, ख़तरनाक हथियार भी दिए थे और यहाँ तक कि अपने एयरक्राफ्ट कैरियर तक लाकर खड़े कर दिए थे, पर वो जंग आज तक ख़त्म नहीं हो पाई है। हिजबुल्लाह से इसराइल को ज़बरदस्त टक्कर मिल रही है और आज भी गज़ा में जंग जारी है। इसराइली हमले होते हैं और आज भी गज़ा में 2 लोगों को ड्रोन से मारा गया है। इसलिए पिछले कुछ बरसों से इसराइल की मदद लिमिट करने की बात उठती रही है अमेरिका में, पर इसराइली लॉबी वहाँ इतनी मजबूत है कि कोई चाह कर भी ऐसा नहीं कर पाता। जो सीनेटर इसराइल के ख़िलाफ़ बोलता है उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जाता है, या अगले चुनाव में उनके ख़िलाफ़ जो खड़ा होता है कैंडिडेट, उसको फंड कर दिया जाता है, उसको पैसे दे दिए जाते हैं। इसराइल के ख़िलाफ़ बोलने वाले नेताओं को हराने में ही हज़ारों करोड़ लगा दिए जाते हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि शुरुआत से ही अमेरिका और इसराइल इतने पक्के दोस्त रहे हैं। प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन ने तो इसराइल को मान्यता तक देने से इनकार कर दिया था। शुरू में वो राज़ी नहीं हो रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसराइल को मान्यता भी दी और दूसरे देशों को भी ऐसा करने को कहा। इसके पीछे कई वजह थी। एक तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद यहूदियों के लिए एक सुरक्षित देश बनाने का दबाव था अमेरिका पर, और दूसरी वजह ये थी कि अमेरिका को मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में एक भरोसेमंद सहयोगी की ज़रूरत थी, क्योंकि उस समय सोवियत यूनियन के साथ कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी। 1950 और 60 के दशक में अमेरिका और इसराइल के रिश्ते धीरे धीरे मजबूत हुए, लेकिन शुरुआत में अमेरिका ने सीधे हथियार देने में सावधानी बरती। असली बदलाव आया 1967 में, 1967 में, जब 6 डे वॉर हुई। इसराइल ने मिस्र, जॉर्डन और सीरिया को हराकर अपनी ताकत दिखा दी। इसके बाद अमेरिका को साफ दिख गया
कि इसराइल मध्य पूर्व में एक मजबूत पार्टनर बन सकता है। यहीं से अमेरिका ने इसराइल को बड़े पैमाने पर मिलिट्री सपोर्ट देना शुरू किया। 1973 के यौम किपुर वॉर में जब अरब देशों ने अचानक हमला किया तो अमेरिका ने ऑपरेशन निकेल ग्रास के तहत इसराइल को एयरलिफ्ट के ज़रिए हथियार और गोला बारूद भेजा था। इस युद्ध के बाद अमेरिका ने तय कर लिया कि इसराइल की सुरक्षा उसकी रणनीति का, उसकी पॉलिसी का हिस्सा होगी। फिर 1979 में मिस्र और इसराइल के बीच कैम्प डेविड अकॉर्ड हुआ, जिसमें अमेरिका ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई और इसी समझौते के बाद अमेरिका हर साल इसराइल को अरबों डॉलर की मदद देने लगा। 1980 और 90 के दशक में ये रिश्ता और गहरा हुआ। अमेरिका ने इसराइल को एडवांस फाइटर जेट्स जैसे F-15 और F-16 दिए। साथ ही मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर काम शुरू हुआ। वॉर ऑन टेरर में अमेरिका और इसराइल की जो इंटेलिजेंस की साझेदारी थी वो और भी मजबूत हुई। इसराइल को अब हर साल करीब 3 से 4 अरब डॉलर की मिलिट्री एड मिलने लगी थी। 2016 में एक और बड़ा समझौता हुआ जिसमें अमेरिका ने 10 साल के लिए 38 अरब डॉलर की मदद देने का इसराइल को वादा किया। इस मदद में आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम भी शामिल थे जो रॉकेट मिसाइल हमलों को हवा में ही रोक देते हैं। पर अमेरिका सिर्फ डिफेंस सिस्टम नहीं देता इसराइल को, वो ऐसे बड़े बड़े बम भी देता है जिससे विशालकाय बिल्डिंग आराम से गिराई जा सके। और गज़ा वॉर में हमने देखा है कि जो 1000 पाउंड के बम गिराने से आम नागरिकों की भी जान जाती थी। बर्नी सैंडर्स इसी वजह से ये बिल लेकर आए थे और इसमें 2 मुख्य मांगे थी उनकी। पहली तो ये कि 1000 पाउंड वाले बम की सप्लाई रोकी जाए। इसका इस्तेमाल गज़ा में बहुत हुआ है, उनके इस्तेमाल से बड़ा नुकसान होता है। टारगेट के अलावा भी आम सिविलियन को नुकसान होता है और उनकी जान जाती है, इसलिए उन्हें रोकने के लिए बर्नी ये प्रस्ताव लेकर आए थे। दूसरा, बुलडोज़र की जो फंडिंग है वो रोकने के लिए। बर्नी का आरोप है कि इसराइल इन बुलडोज़र्स का इस्तेमाल करके फ़िलिस्तीनी लोगों की संपत्तियां नष्ट करता है, ख़ास तौर पर वेस्ट बैंक में। इसलिए बर्नी ये प्रस्ताव लेकर आए हैं। ईरान वॉर और इस बिल से संबंधित बातों को उन्होंने ब्रिटिश अखबार गार्डियन में एक लेख में संजोया है। 15 अप्रैल को ही ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। इसमें वो लिखते हैं कि मैं एक प्राउड अमेरिकी यहूदी हूँ। मेरे पिता 1921 में पोलैंड से भाग कर आए थे क्योंकि वहाँ गरीबी और यहूदियों के ख़िलाफ़ नफ़रत थी, और जो लोग हमारे परिवार में पीछे रह गए उन्हें नाज़ियों ने मार दिया। इसलिए मुझे बचपन से ही पता है कि नफ़रत, नस्लवाद और कट्टरता कहाँ ले जाती है। मैं साफ कहना चाहता हूँ कि इसराइल की सरकार और उसके नेता बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना करना एंटी सेमिटिज़म नहीं है, बल्कि हर अमेरिकी और हर नेता को ये करना चाहिए। मैं ये भी मानता हूँ कि नेतन्याहू ने ट्रंप को ईरान के ख़िलाफ़ युद्ध के लिए मनाया, जिससे आम लोगों को नुकसान हुआ और दुनिया भर में आर्थिक असर पड़ा। अब मुझे लगता है कि अमेरिका के लोगों का धैर्य ख़त्म हो रहा है। बहुत से लोग नहीं चाहते कि अमेरिका इसराइल को हथियार देता रहे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे नेता लोगों की बात सुने और इसराइल को मिलिट्री एड देना बंद करें। ट्रंप के कार्यकाल में ऐसा होना तो मुश्किल लगता है, पर क्या भविष्य में ऐसा संभव होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल ईरान के ख़िलाफ़ जंग असल मुद्दा है। पाकिस्तानी डबल प्रोंग्ड स्ट्रेटजी अपना रहे हैं। अभी सबको एक स्टेज में लाने की कोशिश की जा रही है। कितना कामयाब होता है ये आने वाले चंद दिन में पता चल जाएगा, और इसकी जानकारी और विश्लेषण राजदूत पर हम आपको देते रहेंगे। इसी नोट पर आज का राजदूत समाप्त करते हैं। इसे रिकॉर्ड किया था मेरे साथी तौफीक ने। मेरा नाम है साजिद। देखते रहिए खबरगांव।